राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी थर्ड यूनिट DBMS PYQ सीरीज। तो जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज का, जो कि रहेगा DBMS से रिलेटेड सारी की सारी वीडियो। हमारे क्वेश्चन आज सारे बेसिक इंट्रोडक्शन से रिलेटेड रहेंगे, जिसमें हम फाइल सिस्टम, DBMS, ER डायग्राम्स, टाइप्स ऑफ DBMS, इन सब से रिलेटेड क्या करेंगे आज का हमारा क्वेश्चंस PYQ सीरीज के कंप्लीट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Database applications were built directly on top of file system to overcome the following drawbacks of using file system. तो इसने हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस गिवन है: डाटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, डिफिकल्टी इन असेसिंग डाटा, डाटा आइसोलेशन एंड इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स। तो हमें ये बताना है कि हमें डाटाबेस एप्लीकेशंस को क्यों बिल्ड करना पड़ा, क्या क्या ड्रॉबैक्स थी फाइल सिस्टम की जिसके जो ओवरकम करने के लिए हमें डाटाबेस डिजाइन करना पड़ा। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स ओवरकम करने के लिए, मतलब इसका ऑप्शन आ जाएगा ABCD, क्योंकि इसमें डाटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी भी थी, डाटा को एक्सेस करने में भी डिफिकल्टी होती थी, डाटा आइसोलेशन भी होता था एंड इंटीग्रिटी प्रॉब्लम भी थी। तो इसलिए हमने फाइल सिस्टम का छोड़ के इसके आगे DBMS को क्रिएट किया, बिल्डअप किया। तो अब इसकी एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें जितने भी ऑप्शंस आएंगे उन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि साथ की PYQ सीरीज के साथ साथ हमारा जो टॉपिक्स है वो भी क्लियर हो जाए, उनका भी एक रिवीजन हो जाए, ओवरव्यू हो जाए अच्छे से, और हमारे नेट के एग्जाम से हमारे क्वेश्चन हम कवर अप कर सके। तो हमारा फाइल सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा था? वे ऑफ अरेंजिंग द फाइल्स इन ए स्टोरेज मीडियम विद इन ए कंप्यूटर। ठीक है, फाइल सिस्टम में हमें एक कंप्यूटर के अंदर, स्टोरेज मीडियम के अंदर उसको क्या करनी पड़ती थी, फाइल्स को अरेंज करना पड़ता था, सेट करना पड़ता था। वहीं DBMS एक सॉफ्टवेयर है फॉर मैनेजिंग दी डाटाबेस, वो अपने आप सब सारी फाइल्स को या डाटाबेस को क्या कर लेता है, मैनेज कर लेता है। डाटा रिडंडेंसी, रिडंडेंट डाटा कैन बी प्रेजेंट इन ए फाइल सिस्टम। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेट, सेम डाटा एक जगह की बजाय कई जगह पे प्रेजेंट होना। तो फाइल सिस्टम में हम ऐसे भी हो सकता है कई बार कि एक ही फाइल में दो चार चीजें सेम हो, दो बच्चों का नाम सेम आ गया तो वहां से रिडंडेंसी आ सकती है। ठीक है, उनको यूनिक करने की बजाय उनकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाए। तो ये सारी चीजें किस में आती थी, फाइल सिस्टम में आती थी। DBMS में कोई भी रिडंडेंट डाटा नहीं होता, डुप्लीकेट या रिपीट डाटा नहीं होता, बार बार होकर नहीं होता। बैकअप एंड रिकवरी, इट डज नॉट प्रोवाइड इनबिल्ट मैकेनिज्म फॉर बैकअप एंड रिकवरी। फाइल सिस्टम में कोई भी बैकअप रिकवरी का सिस्टम नहीं होता। अगर एक बार वो लॉस्ट हो जाती है तो कंप्लीटली हम उसको रिकवर नहीं कर सकते। वहीं अगर हम DBMS की बात करें तो हमें हाउस टूल मिलता है, जिसकी वजह से हम सारे डाटा को बैकअप और रिकवर कर सकते हैं कभी भी, किसी टाइम, अगर वो लॉस्ट भी हो गया उसके बाद भी। उसके बाद क्वेरी, फाइल सिस्टम में कोई क्वेरी प्रोसेसिंग नहीं होती। DBMS में हम क्वेरी प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे SQL, ओरेकल, ये सारे क्वेरीज के यूज करके। ठीक है, कंसिस्टेंसी, फाइल सिस्टम में डाटा लेस कंसिस्टेंट था, और वहीं अगर हम DBMS की बात करें तो मोर कंसिस्टेंट होता है। और वो किसके थ्रू होता है? नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि हम अपने डाटा को फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ताकि हम इजीली उस डाटा को एक्सेस कर सके और हमारे जितनी भी क्वेरीज है उनको परफॉर्म कर सके, डाटा को अपडेट कर सके, रिट्रीव कर सके, और हम अपना काम कर सके। कॉम्प्लेक्सिटी, फाइल सिस्टम लेस कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन DBMS का क्या है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है और फाइल्स को हैंडल करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू फाइल सिस्टम। सिक्योरिटी, फाइल सिस्टम में कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, लेस सिक्योरिटी होती है। DBMS में मोर सिक्योरिटी होती है। ठीक है, फाइल सिस्टम लेस एक्सपेंसिव है और DBMS क्या है, हमारा हायर कॉस्ट है, क्योंकि इसमें हमें भारी भरकम सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ते हैं, तो वो पेड होते हैं, फ्री नहीं होते मोस्टली। फाइल सिस्टम में कोई भी डाटा इंडिपेंडेंसी नहीं होती, और हमारे DBMS में दो टाइप की इंडिपेंडेंसी होती है, डाटा इंडिपेंडेंसी, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस एंड फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। उसमें फाइल सिस्टम में सिर्फ यूजर एक टाइम पे एक यूजर उसको एक्सेस कर सकता था, लेकिन डाटाबेस को हम मल्टीपल यूजर्स एक साथ एक्सेस कर सकते हैं।
यूजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट प्रोसीजर्स, फाइल सिस्टम के अंदर हम कोई भी प्रोसीजर राइट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम डाटाबेस की बात करें तो यूजर हैज टू राइट प्रोसीजर्स फॉर मैनेजिंग डाटाबेस। वो अपनी तरह से उसको क्या कर सकता है, अपडेट कर सकता है या फिर मॉडिफाई कर सकता है। शेयरिंग, डाटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन मैनी फाइल्स, सो इट इज नॉट इजी टू शेयर फाइल्स इन फाइल सिस्टम। वहीं अगर हम डीबीएमएस की बात करें तो वो सेंट्रलाइज होता है, उससे क्या होता है, डाटा शेयरिंग क्या हो जाती है, इजी हो जाती है, उसका नेचर सेंट्रलाइज होने की वजह से। फाइल सिस्टम में जो डाटा एब्स्ट्रैक्शन थी, ठीक है, तो उसमें इट गिव्स डिटेल ऑफ स्टोरेज एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि इससे हमें पता चल जाता है कि हम कहाँ से किस चीज को, अगर हम किसी चीज को हाइड करना चाहते हैं, मान लो कुछ स्पेसिफिक डाटा है जिसको हम नहीं चाहते कि यूजर्स भी देखे या फिर एक्सेस कर पाए, वो हम फाइल सिस्टम में मैनेज नहीं कर सकते। वहीं अगर डाटाबेस की बात करें तो उसको हम हाइड कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यही होता है कि कुछ फाइल्स को या फिर डाटा को हम हाइड करना चाहते हैं तो हम कैसे उसको हाइड करें, वो आ जाता है हमारा एब्स्ट्रैक्शन के अंदर। तो डीबीएमएस में हम इंटरनल डिटेल्स को हाइड कर सकते हैं, और वहीं अगर फाइल सिस्टम की बात करें तो उसमें हमें सारी की सारी डिटेल गिवन होती है, उसकी स्टोरेज भी और डाटा की रिप्रेजेंटेशन भी। इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, फाइल सिस्टम में ये बहुत मुश्किल है इम्प्लीमेंट करना, वहीं अगर हम डीबीएमएस की बात करें तो वो बहुत ही ईजी था। एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में, टू एक्सेस डाटा इन ए फाइल यूजर रिक्वायर्स एट्रीब्यूट्स सच एज फाइल नेम और फाइल लोकेशन। ये सारी चीजों की यूजर को जरूरत होती थी एक फाइल को एक्सेस करने के लिए। वहीं अगर हम डीबीएमएस की बात करें तो किसी भी सेट एट्रीब्यूट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ हम क्वेरीज लिख के वो कर लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, कोबोल और सी प्लस प्लस फाइल सिस्टम का एग्जाम्पल है, और ओरेकल और एसक्यूएल सर्वर हमारा क्या आ जाता है, डीबीएमएस का आ जाता है। ये हमारा था बेसिक इंट्रोडक्शन फाइल सिस्टम और डाटाबेस मैनेजमेंट का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, for a weak entity set to be meaningful, it must be associated with another entity set in combination with some of their attribute values is called as। तो वीक एंटिटी सेट क्या होता है कि ये ना किसी दूसरी एंटिटी के बिना खुद से ना परमिशन ले सकती है, ठीक है, कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती है, अपना रिजल्ट नहीं जनरेट कर सकती है। तो वीक एंटिटी सेट को हमेशा एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी की जरूरत होती है, ठीक है, अकेली ये कोई भी काम नहीं कर सकती। तो वीक एंटिटी सेट को इसने बोला है कि फॉर ए वीक एंटिटी सेट टू बी मीनिंगफुल, उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें एक अनदर एंटिटी सेट क्या करनी पड़ेगी, उसके साथ एसोसिएट करनी पड़ेगी इन कॉम्बिनेशन में उसके साथ साथ, ठीक है, विद सम ऑफ देयर एट्रीब्यूट वैल्यूज, उनके कुछ एट्रीब्यूट वैल्यूज के साथ। तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो होती है हमारी ओनर एंटिटी सेट, क्योंकि वो एज ए ओनर काम करेगी किसके लिए, वीक एंटिटी सेट के लिए। यही देखो, एवरी वीक एंटिटी मस्ट बी एसोसिएटेड विद एन आइडेंटिफाइंग एंटिटी, या फिर हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट भी बोल सकते हैं। द वीक एंटिटी सेट इज सेड टू बी एग्जिस्टेंट डिपेंडेंट ऑन द identifying entity set. It is said to be on the weak entity set that it identifies. It is also called as owner entity set. तो इस क्वेश्चन में नोट डाउन करना, यहाँ पे अगर ओनर एंटिटी सेट गिवन नहीं होता ना तो हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट लेते कि स्ट्रॉन्ग कोई भी एंटिटी हो उसके साथ भी हम वीक एंटिटी को एसोसिएट कर सकते हैं। कोई आइडेंटिफाइंग एंटिटी होनी चाहिए जिसकी खुद की एक एग्जिस्टेंस है, ठीक है, उसके हाथ में पावर है, परमिशंस है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। वहीं अगर वीक एंटिटी की बात करें तो उसके अंदर इतनी पावर नहीं होती कि वो अपने डिसीजंस खुद से ले सके। तो दूसरी कोई भी एंटिटी अगर वीक एंटिटी के साथ एसोसिएट करवाई जाती है, उसके साथ में रखा जाता है उसे, ताकि वो दूसरी की वैल्यू के साथ साथ खुद की वैल्यू भी इंक्रीज कर सके, खुद को भी बढ़ा सके, तो हम उसको बोलेंगे ओनर एंटिटी सेट। एज ए ओनर वो क्या करेगी, उसके लिए बिहेव करेगी, काम करेगी। देखो ये आ गया स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट एंड वीक एंटिटी सेट। वैसे अगर यहाँ पे ओनर नहीं होता तब हमारी आती स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, ठीक है। सॉरी, तो अब एक बहुत कॉमन डिफरेंस आता है हमारा स्ट्रॉन्ग और एंटिटी का, स्ट्रॉन्ग एंड वीक का, सॉरी। तो स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, हमें हमारे पास हमेशा एक प्राइमरी की होती है। वहीं अगर हम वीक एंटिटी सेट की बात करें तो एक पार्शियल डिस्क्रिमिनेटर की होती है, जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, या फिर जो बिना किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी के उसकी एग्जिस्टेंस या फिर पावर नहीं होती उसके पास डिसीजन लेने की, तो वो हमारी हो जाती है वीक एंटिटी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगी तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट क्यों रहेगी, लेकिन वही अगर वीक की बात करें तो वो हमेशा किस पे डिपेंडेंट रहती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे डिपेंडेंट रहती है। और हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगल से, और वीक एंटिटी को हम डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
अगर हम दो स्ट्रॉन्ग एंटिटी रिलेशनशिप का, अगर दो एंटिटी का, स्ट्रॉन्ग एंटिटी का रिलेशनशिप अगर हम डिफाइन कर रहे हैं ना, रिप्रेजेंट करने हैं, हमें ईआर डायग्राम में दिखाना है, तो हम सिंगल डायमंड क्रिएट करेंगे। वहीं अगर रिलेशनशिप के लिए वीक एंटिटी में यूज करेंगे तो वो डबल डायमंड हो जाएगा। इसमें स्ट्रॉन्ग एंटिटी में या तो उसका टोटल पार्टिसिपेशन होगा, मतलब उसके अंदर प्राइमरी की भी होगी, सारी चीजें पूरी पावरफुल होगी, या फिर उसका बिल्कुल ही एग्जिस्टेंस नहीं होगा। और इसमें हमेशा वीक एंटिटी का हमेशा हैज ऑलवेज टोटल पार्टिसिपेशन। इसमें ये नहीं है कि इसके चांस नहीं है कि इसका होगा या नहीं होगा। वीक एंटिटी हमेशा 100% देती है अपना टोटल पार्टिसिपेशन, बट ये दूसरी उसके ऊपर एंटिटी के ऊपर क्या रहती है, डिपेंड रहती है, निर्भर रहती है। उसके बाद आ गया हमारा ईआर डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन। डीबीएमएस में ईआर डायग्राम से रिलेटेड हर बार कोई ना क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। इसमें पूछेंगे टेबल्स। Let E1 and E2 be two entities in ER diagram with simple single valued attributes R1 and R2 are two relationship between E1 and E2 where R1 is one many and R2 is many many. R1 and R2 do not have attributes of their own. How many minimum number of tables are required to represent this solution situation in a relational model? तो रिलेशनल मॉडल के अंदर हमारे पास वैसे एक टेबल होता है, अगर हम उसको याद कर ले वहां से भी डायरेक्ट हो जाता है। बट अगर हमें रिलेशन गिवन है कि वन मैनी और मैनी मैनी है, ठीक है, वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी, मतलब 1:m m:n, मैनी टू मैनी, तो हमारे हमेशा 3 टेबल ही बनेंगे। तो देखो ये E1 E2 जो हमने रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर रखे एंटिटी है हमारी, R1 R2 हमें रिलेशन गिवन है, तो एक टेबल हमारे पास बनेगा R1 एंड R2 का, एक हमारा बनेगा E1 एंड E का, एंड एक बनेगा हमारा R2 का टेबल। तो अगर हम इनको इनको अब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास थ्री टेबल्स बन जाएंगे। वन टू मैनी का रिलेशन था हमारा और मैनी टू मैनी का रिलेशन था, इसलिए हमारे पास कितने टेबल रिक्वायरमेंट हो गए, 3 टेबल। ये देखो हमारे पास रिलेशनशिप टाइप गिवन है और उसके बाद सामने ये भी लिखा है कि हमें कितनी टेबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। पार्टीशन बोथ साइड पार्शियल या फिर फुल में ये होता है कि अगर हमें डबल लाइन की रिप्रेजेंटेशन तो हमारा पार्टिसिपेशन होता है टोटल, और सिंगल लाइन हो तो हमारा होता है पार्शियल। वहां से हमें पता चल जाएगा फुल एंड पार्शियल का, ठीक है। तो ये गिवन है, 1 एंड 1 में हम बोथ साइड पार्शियल हो तो 2 टेबल क्रिएट करेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं कि 1 to 1 रिलेशन है, 1 to 1 है, 1 to मैनी है, मैनी टू मैनी है, तो और उसमें लाइनों से हमें पता चलता है डायरेक्शन से, जब हम इंटरलिंक करते हैं, कनेक्ट करते हैं एंटिटी को रिलेशनशिप से या एट्रीब्यूट से, किसी भी चीज से, तो उनके बीच में जो लाइन है ना, अगर सिंगल ड्रॉन होगी तो पार्शियल होगा, और अगर डबल होगी, 2 लाइन लगा रखी होंगी उनके बीच में, तो हमारा हो जाएगा टोटल या फिर फुल पार्टिसिपेशन। तो इसीलिए इसमें पार्टिसिपेशन बीच में मेंशन किया गया है कि अगर दोनों साइड पार्शियल हो तो 2 टेबल क्रिएट होंगी, एक साइड पार्शियल और एक साइड फुल हो, मतलब टोटल हो, तो 1 टेबल क्रिएट होगी। सॉरी। तो ऐसे अगर हम इस पूरी टेबल को देखेंगे, ये तो 1 1 के अंदर था, और 1 to मैनी रिलेशन में बोथ साइड पार्शियल हो कि टोटल पार्टिसिपेशन नहीं है किसी का भी, तो 2 रहेगा, और वहीं अगर एक साइड फुल और एक साइड पार्शियल हो तो 1 टेबल क्रिएट होगा। 1 to मैनी में अगर एक साइड पहले पार्शियल है फिर फुल है, ये भी देखना कि फर्स्ट ए पार्ट हमारा पार्शियल है या सेकंड पार्ट फुल है या टोटल है, मैनी वाला या फिर 1 1 वाला, तो उसमें भी हमारे 2 ही क्रिएट होंगे टेबल। अब देखो मैनी टू मैनी का था, बोथ साइड क्या हमारी पार्शियल हो, तो कितने टेबल क्रिएट होंगे, 3। हमने ऊपर कितने किए हैं, 3 ही क्रिएट किया। हमारा रिलेशन कौन कौन सा था, 1 to मैनी एंड मैनी टू मैनी, तो हमने टोटल कितने क्रिएट किए टेबल, कितने पूछे थे, 3, तो हमारा कितना आ गया था आंसर, 3। तो ऐसे अगर जिन बच्चों को ये टेबल भी याद हो जाएगी तो वहां से वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो हमें कैलकुलेट करके देखना होता है रिलेशन को कि हमें कितनी टेबल्स बनानी है और किस रिलेशनशिप के लिए, 1 to 1 मैनी टू 1, 1 to 1 मैनी टू मैनी, मैनी टू 1, ये सारी एक स्पेसिफिक होती है। ओके, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following provides the best description of an entity type? हमें किसी entity type का best description कैसे पता चलता है, कौन प्रोवाइड करता है? A specific concrete object with a defined set of processes. इससे तो कुछ भी नहीं पता चला हमें। A value given to a particular attribute, for example height. A thing that
we wish to collect data about 0 or more possibly real world examples of it may exist. A template for a group of things with the same set of characteristics that may exist in the real world. तो इस डिस्क्रिप्शन से हमें पता चल जाता है कि एक एंटिटी टाइप है, क्योंकि एंटिटी टाइप क्या होता है, एक तरह से ग्रुप की कलेक्शन होती है, ठीक है, कॉमन एट्रीब्यूट्स की। तो ये हमें किससे पता चलेगा, डी से पता चलेगा कि एक टेम्पलेट फॉर ए ग्रुप ऑफ थिंग्स। ग्रुप ऑफ थिंग्स एक कीवर्ड समझ लो जैसे एंटिटी का है, क्योंकि कलेक्शन ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट को हम क्या बोलते हैं, एंटिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ थिंग्स आ गया, मतलब ग्रुप तो हो ही गया एक, तो इसलिए हमारा एंटिटी की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, a template for a group of things with the same set of characteristics that may exist in the real world. जैसे it is a collection of entity having common attributes, as in a student table each row is an entity and have common attributes. अब स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, आईडी, क्लास, कोर्स सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा अगर हम एक क्लास में रहेंगे, तो इसलिए क्या हो गए, सारे के सारे सेम एंटिटी टाइप हो गए। And database is described by a name list of attribute, so we may say a table is an entity type. तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स गिवन है, आप सब देख लेना है इसको, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, डाटा विच इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द डाटाबेस। ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम डाटाबेस के अंदर डाटा की परफॉर्मेंस और एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट है इंडेक्सेस, सेकंड है यूजर डाटा, थर्ड है एप्लीकेशन मेटा डाटा एंड फोर्थ है डाटा डिक्शनरी। सबसे पहला आ गया डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी का मतलब क्या होता है, क्या हम उससे उसकी परफॉर्मेंस और एक्सेसिबिलिटी को इजी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर हमें डिक्शनरी के अंदर कोई भी डाटा ढूंढना पड़ता है तो पहले ए के सारे अल्फाबेट्स को ढूंढना पड़ता है, फिर बी को, फिर सी को, अगर उनको भी करना है तो उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे जाना पड़ता है, इसमें बहुत टाइम लगता है। एप्लीकेशन मेटा डाटा, डेटा अबाउट डेटा हो जाता है, ये उससे ज्यादा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यूजर डाटा, अब यूजर तो ऐसे डाटा को फीड करता है जैसे उसे पता ही नहीं है कि हमें कौन सा कहाँ किस लोकेशन पे है, तो सर्चिंग का तो उसके अंदर ऑप्शन ही नहीं आता जब उसको फीड करना होता है यूजर को डाटा, तो ये भी बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन इंडेक्स, अब देखो एक बुक है, एक बुक के इंडेक्स के बाहर हमें टॉपिक्स का नाम गिवन होता है। मान लो हम डाटाबेस पढ़ रहे हैं, अभी डाटाबेस में हमें कोई भी टॉपिक करना है, जैसे कि ईआर डायग्राम से लगा लो, तो हम पूरी बुक में ईआर डायग्राम थोड़ी ढूंढेंगे, उसके इंडेक्स पे जाके उसके सामने पेज नंबर भी लिखा होता है, इंडेक्स में हम ढूंढेंगे कि ईआर डायग्राम कहाँ पे है, उसका पेज नंबर देखते ही हम डायरेक्ट वहां पे क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, उस पेज को निकाल सकते हैं। तो इससे डाटा की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी और उसको एक्सेस करना भी क्या हो जाएगा, हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा इंडेक्स। तो ये देखो, index is a pointer to data in a table which increases the accessibility in a book or database, so we can easily access any information with the help of index. तो हमारा इंडेक्स क्या करता है, हेल्पफुल रहता है किसी भी चीज को सिंप्लीफाई करने में और एक्सेस करने में, परफॉर्मेंस को बेटर करने में। उसके बाद हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इन सब में से। एग्रीगेशन क्या होता है, सबसे पहले तो यही आ जाता है, इसको हम पढ़ेंगे आगे, मैंने टेबल गिवन है इसमें पीडीएफ में, ताकि हम इसको कर सके। एग्रीगेशन और एसोसिएशन में is a strong type of association between two classes with full ownership। अब देखो फुल और पार्शियल, ओनरशिप आ जाए, पार्टिसिपेशन आ जाए, एक ही मतलब है, कंफ्यूज मत हो जाना इन वर्ड्स में, फुल की बजाय टोटल आ जाए तो इनका एक ही मतलब है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आएगा, एग्रीगेशन इज ए वीक टाइप ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू क्लासेस विद पार्शियल ओनरशिप। तो हम पहले इनको एग्रीगेशन, स्पेशलाइजेशन, एसोसिएशन में क्या कर लेते हैं, डिफरेंस कर लेते हैं, इनको समझ लेते हैं। एग्रीगेशन होता है जब हम मोर देन टू एंटिटीज को कंबाइन करके एक थर्ड वन नई एंटिटी को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं या फिर फॉर्म करते हैं, वो हमारा हो जाता है एग्रीगेशन। वहीं अगर स्पेशलाइजेशन की बात करें तो हम सब एंटिटीज को क्रिएट करते हैं एडिशनल एट्रीब्यूट्स या फिर उसके करेक्टर्स पे बेस्ड पे, जैसे पेरेंट और हाई लेवल एंटिटी, मतलब छोटे से बड़ा बनाते हैं। जैसे दो चिल्ड्रंस को अगर हम देखें, उनको कंबाइन करके उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से मिले हैं, उसके पेरेंट्स के बेस पे है, वो तो हाई लेवल एंटिटी हो जाएगी वो। तो हम उसकी पेरेंट्स से चिल्ड्रंस आते हैं, तो ये हमारा हो गया सब एंटिटीज। एक स्पेशल क्रिएट सॉरी एट्रीब्यूट्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन, जो हमारे पास एंटिटी है ना, उसके अंदर कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट्स के साथ हमारे पास नए कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ नई एंटिटी आना, वो हमारा क्या हो जाता है, स्पेशलाइजेशन होता है। वहीं एग्रीगेशन में तो हम दो को कंबाइन करके एक तीसरी को क्रिएट करते हैं।
क्रिएटेड सब एंटिटीज आर टाइप ऑफ हायर लेवल एंटिटी, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा एडिशनल एट्रीब्यूट्स भी हो जाते हैं। लेकिन अगर एग्रीगेशन की बात करें तो इसमें एंटिटी इंडिपेंडेंट तो होती है बट ऑल्सो हैव ए रिलेशनशिप विद द एग्रीगेटेड एंटिटी, उनके साथ उसका क्या होता है, एक रिलेशन भी होता है। स्पेशलाइजेशन में ऐसा कोई सीन नहीं होता। डाटा कैन बी मॉड्यूल स्पेशलाइजेशन में इज ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं भी गिवन है जैसे डैश रिलेशनशिप इज ए डैश, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अगर एग्रीगेशन होगा तो उसके बीच में लिखा होगा हैज ए, ये हमारी इनकी पहचान होती है, ठीक है। इन वर्ड से पहचान करते हैं हम इनको, फाइंड आउट करते हैं कि ये स्पेशलाइजेशन या फिर हमारा एग्रीगेशन है। ये सारे के सारे टेबल में ना वही लिखा हुआ है कि हायर से हायर एंटिटी लेवल होती है, सब एंटिटी से इनहेरिट करते हैं, ठीक है। इसमें कोई इनहेरिटेंस नहीं होती, इसका स्ट्रक्चर जो होता है हिरार्की होती है, इसमें कोई हिरारिकल स्ट्रक्चर नहीं होता, मतलब ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका ट्री लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। स्पेशलाइज्ड एंटिटीज को हम दोबारा से रीयूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में, एग्रीगेटेड को हम नहीं कर सकते, ये सिर्फ स्पेसिफिक केसेस के लिए डिजाइन की जाती है, रीयूजेबल नहीं है ये, ठीक है। इनको हम रीयूज नहीं कर सकते। और स्पेशलाइजेशन में ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है एज कंपेयर टू एग्रीगेशन, और ये बिल्कुल लेस कॉम्प्लेक्स होती है स्पेशलाइजेशन के कंपैरिजन। लो भाई ये डायग्राम का नाम लिया और इसके आगे टेबल्स के आगे। तो ये टेबल वाला क्वेश्चन ना हम बाद में करेंगे क्योंकि इसके स्पेशल क्वेश्चन है, ये तो यहाँ पे भी ऐड ऑन हो गया गलती से, नेक्स्ट पीडीएफ में भी है ये, तो वहां पे हम करेंगे इसको। इसमें बोला है कि which of the following statements are true regarding some advantages that an object oriented database system offers over a relational database. An object oriented database avoids the impedance mismatch problem, ठीक है, फैंटम प्रॉब्लम, हायर परफॉर्मेंस कंकरेंसी कंट्रोल देन मोस्ट। इसका मैं आंसर बता देती हूँ, बट पता है नेक्स्ट पीडीएफ में ना जैसे फैंटम प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है, ये रीड राइट कंकरेंसी कंट्रोल ट्रांजैक्शंस में पढ़ेंगे हम आगे, तो उन टॉपिक्स के साथ ज्यादा समझ में आएगा। तो अभी एक बार याद कर लो, इसमें सिर्फ आएगा कि इम्पीडेंस मिसमैच प्रॉब्लम होती है इसके अंदर, एंड इट प्रोवाइड्स फास्टर एक्सेस टू इंडिविजुअल डाटा ऑब्जेक्ट्स वंस दे हैव बीन रीड फ्रॉम द डिस्क। तो इसका सॉल्यूशन बी हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी मैं थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करूंगी ना तो सारा ऊपर से निकल जाएगा। फैंटम प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है, इम्पीडेंस मिसमैच, कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या होती है, ये तो ये सारी ना ट्रांजैक्शंस के अंदर आ जाती है। सीरियल कॉन्फ्लिक्ट, व्यू सीरियलाइजेबल, तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, शेड्यूलर्स वगैरह कॉन्करेंसी ट्रांजैक्शंस के अंदर, वहां पे क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। तो इसलिए एक बार अभी यहाँ पे इसको सिर्फ आंसर देख लेते हैं इसका, नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में करेंगे इसको, पीडीएफ में, सॉरी। अब आ गया हमारे पास मैच द फॉलोइंग। ऐसा हो सकता है कि जिस नेट का पेपर हो उसमें मैच ना हो, क्योंकि मैच में सीधे सीधे चार ऑप्शंस क्या होते हैं ना, आराम से कंप्लीट हो जाते हैं चार टॉपिक। अब देखो, स्पेशलाइजेशन, एग्रीगेशन, जनरलाइजेशन और मैपिंग कार्डिनलिटी, दो तो हम इसमें से पढ़ के आए हैं, अगर हमें दो भी पता है ना तब भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। Result of taking the union of two or more disjoint lower level entity sets to produce a higher level entity set. स्पेशलाइजेशन के सामने लिखा हुआ है जनरलाइज, ये तो पढ़ ली थी। फिर उस एक्सप्रेस द नंबर ऑफ एंटिटीज टू व्हिच अनदर एंटिटी कैन बी एसोसिएटेड विद ए रिलेशनशिप सेट, रिजल्ट ऑफ टेकिंग ए सबसेट ऑफ ए हायर लेवल एंटिटी सेट टू फॉर्म ए lower level entity set. An abstraction in which relationship sets along with their associated entity sets are treated as higher level entity set and can participate in relationships. तो दो तो हम पढ़ के आए थे, ठीक है। स्पेशलाइजेशन में हमारा क्या था कि हम हायर लेवल एंटिटी सेट के अंदर एडिशनल एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स का ऐड ऑन करके क्या बनाते हैं, उसके लोअर लेवल एंटिटी सेट बनाते हैं। तो फर्स्ट का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाता है जनरलाइजेशन। तो इसमें होता है कि लोअर लेवल को, स्पेशलाइजेशन का बिल्कुल अपोजिट होता है जनरलाइजेशन, ठीक है। तो अगर इसको करें सी और सेकंड का ये मिलते हैं, हमारे सारे क्रॉस चेक हो गए, सारे एलिमिनेट हो गए ऑप्शंस, और यहाँ से हमारा आंसर आ गया। क्योंकि अब इसमें लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाएंगे हम, जब अगर स्पेशलाइजेशन में हायर लेवल से हमने लोअर लेवल एंटिटी सेट को क्रिएट किया है तो। उसके बाद आ जाएगा एग्रीगेशन। एग्रीगेशन था एन एब्स्ट्रक्शन इन विच रिलेशनशिप सेट्स आर ट्रीटेड एज हायर लेवल एंटिटी एंड एसोसिएटेड भी लिखा हुआ उसमें, एंड कैन पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप्स। मैपिंग में कार्डिनलिटी क्या होता है कि हम नंबर ऑफ एंटिटीज को दूसरी एंटिटीज के साथ क्या करते हैं, एसोसिएट कर देते हैं एज ए रिलेशनशिप सेट के, तो वो हमारी होती है मैपिंग कार्डिनलिटी, मैप कर देना एक दूसरे को।
अपने आसपास। आप देखो फिर से आ गया टेबल से रिलेटेड कुछ। लेट एम एंड एन बी टू एंटिटीज, मतलब मैनी टू मैनी कोई भी दो एंटिटी है, ये डायग्राम विद सिंपल सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स R1 and R2 are two relationship between M and N where R1 is one to many and R2 is many to many। फिर से हमें मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स पूछा है, सिंपल वही है, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी हम पीछे करके ये आई है, सेम क्वेश्चन है वही है, ठीक है। और बिल्कुल एज इट इज वही चीजें पूछी है, रिलेशनशिप भी था, एंटिटी बस एंटिटी में उसमें E1 E2 दे रखा था, यहाँ पे M और N गिवन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 टेबल्स हमें गिवन है। ये सेम क्वेश्चन है जो हम करके आए थे 15-16 में आया था। अब इसने बोला है कि let PKR denotes primary key of relation R, a many to one relationship that exists between two relation R1 and R2 can be expressed as। तो प्राइमरी की का रिलेशनशिप करना है R1 और R2 का, तो बहुत इजी है ये, तो सिंपल ये रहा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा R1 denotes to R2। हमें की एट्रीब्यूट को डिनोट करने के लिए R रिलेशनशिप की जरूरत होती है, ठीक है, R1 R2, और इसके वो एरो का निशान, एरो का साइन ना हमारी उस आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है जो हमारी फॉरेन की होती है। तो प्राइमरी की हमारी 1 में थी, तो सेकंड को हमने मैनी टू 1 के रिलेशनशिप, मतलब जहाँ पे हमारा 1 होता है, इसमें रिलेशनशिप था मैनी टू 1, ठीक है। तो 1 वाली साइड हम एरो कर देते हैं क्योंकि उधर सिंगल वो होता है। अगर 1 टू मैनी होता तो एरो अपोजिट साइड हो जाता, R1 वाली साइड हो जाता। ये कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं DBMS में, इनको रिप्रेजेंट करने के बहुत बार ये वैल्यूज पूछी गई हैं, तो बहुत सिंपल है, कंफ्यूज मत हो जाना, इजी सा था। इसका एरो हमने P2 R2 की तरफ इसलिए किया था क्योंकि उधर मैनी टू 1 का रिलेशन लिखा हुआ था, मैनी के अंदर हम कोई भी एरो रिप्रेजेंट नहीं करते। अगर हमें 1 को दिखाना है, शो करना है एज ए सिंबल थ्रो, तो एरो लगा देते हैं, उस साइड हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप 1 हो जाएगा। In hierarchical database, a hashing function is used to locate the hierarchical database आ जाए जहाँ पे वहाँ पे ट्री स्ट्रक्चर लाइक होता है, और ट्री में हम सबसे पहले किसको लोकेट करते हैं, रूट को करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा रूट, ठीक है। ये देखो, in this data model, data is organized in the form of trees in which nodes represent the records and branches of the tree represent the fields। तो पेरेंट नोड को हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। रूट हैव 3 कंडीशन with its child node। तो ये पढ़ लेना, लेफ्ट नोड, राइट नोड, सर्चिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम रूट। तो ये बेसिक्स ही हैं, हम DBMS सॉरी डाम में भी पढ़ के आए हैं ये चीजों को, तो ये तो सिंपल था। तो उसके बाद आ जाते हैं हमारे कुछ टाइप्स आ जाते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। एक हियरार्किकल होता है, नेटवर्क डाटा मॉडल होता है, और हमारा रिलेशनल डाटा मॉडल होता है। हियरार्किकल तो वही है कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, रूट होते हैं, नोड्स होते हैं, सारी चीजें हैं। और ये बहुत ही पुराना मेथड है, आज के टाइम पे तो यूज में भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेटवर्क डाटा मॉडल। इट ऑर्गेनाइजेस रिकॉर्ड्स टू वन अनदर थ्रू लिंक्स और पॉइंटर्स। लिंक्स और पॉइंटर के थ्रू हम क्या करते हैं, इसमें ऑर्गेनाइज करते हैं। रिलेशनल डाटा मॉडल जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्म ऑफ टेबल एंड रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स एंड सेट यूजिंग कॉमन फील्ड्स, जैसे एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं, एंटिटी टाइप्स, टेबल्स हो जाती है हमारी, तो ये सारा आ जाता है रिलेशनल डाटा मॉडल के अंदर। इसमें ट्री स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसमें फॉर्म्स और डायरेक्टेड ग्राफ होते हैं, ये हमारी फॉर्म्स ऑफ टेबल होती है। इसमें हम इम्प्लीमेंट सिर्फ 1 to 1 और 1 to मैनी रिलेशन कर सकते हैं हम हियरार्किकल वाले में। नेटवर्क डाटा में भी सिर्फ हम 1 to 1 एंड मैनी टू मैनी, 1 to मैनी और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। और अगर वही बात करें हम रिलेशनल डाटा मॉडल की, तो इसमें तो हम 1 to 1, 1 to मैनी एंड मैनी टू मैनी, इसमें भी हम इतने रिलेशनशिप्स क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पॉइंटर्स आर यूज्ड टू एस्टैब्लिश, हियरार्किकल वाले में सारा ट्री वाला कंसेप्ट है, ठीक है, बिल्कुल सेम। और नेटवर्क वाले में लिंक लिस्ट वाला आ जाता है मोस्टली, एक लिंक लिस्ट को दूसरी लिंक लिस्ट है ज्वाइन करवाना। और रिलेशंस में हमारा टेबल बनते हैं, तो उसमें रोज कॉलम्स होते हैं, उनके अंदर हम रिकॉर्ड्स वो करते हैं, इंसर्ट करते हैं, वो सारी चीजें हमारी रिलेशन डाटा में आ जाती हैं। अब उसके अंदर चाइल्ड नोड में हम डायरेक्ट इंसर्ट नहीं कर सकते, उसमें पेरेंट नोड में दिक्कत आती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो इंसर्शन में एनोमली होती है, सबसे ज्यादा हियरार्किकल में होती है। उसके बाद नेटवर्क में, और इसमें कोई भी एनोमली मतलब कोई गलती, कोई प्रॉब्लम होना, कोई इशू क्रिएट होना, वो हमारी एनोमली आ जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्रिएट होना एनोमली बोलते हैं उसको, इश्यूज। डिलीशन में भी यहाँ पे दिक्कत होती है, डिफिकल्टी होती है, और इन दोनों में डिलीशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए आजकल रिलेशन ये दोनों
कंटिन्यू है और ट्री वाला ही रेडिकल हमारा बहुत पुराना हो चुका है, इसको हमने अपडेट कर दिया या फिर चेंज कर दिया नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल डाटा के साथ। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें यही है कि आजकल आप पढ़ लेना, सिंपल सी है, बार बार एक ही चीज को घुमा फिरा के लिखा हुआ है, ये सिर्फ आपके लिए गिवन है क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें हम छोड़ जाते हैं, एडवांस लेवल की कर जाते हैं, तो फिर छोटे छोटे क्वेश्चन में बेवकूफों वाली हरकत करके आते हैं और फिर हमें अफसोस होता है, ओ ये वाला क्वेश्चन भी हमारा गलत हो गया। तो इसलिए ये चीजें डाल रखी है ताकि आप ध्यान से देख सको। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, which of the following features is supported in the relational database model। तो अब relational database model में हम किसको सपोर्ट करते हैं, मल्टीप्लिसिटी तो है इसके अंदर, तो एसोसिएशन विद मल्टीप्लिसिटी इसको तो इजीली हम कर लेंगे, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स को नहीं करते। ठीक है, मल्टीसिटी को करते हैं हम विद एसोसिएशन के साथ। तो ये क्यों नहीं है, देखो कंपोजिट एट्रीब्यूट और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स आर नॉट अलाउड बिकॉज जनरली सब डिवाइडेड व्हाइल फॉर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स ए न्यू रिलेशन इज क्रिएटेड। इनको हम जैसे ही अलग अलग सब डिवाइड कर देना तो एक नया रिलेशन क्रिएट हो जाता है, इसलिए हम नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स हो गए, तो इसमें तो वैसे ही कोई चांस नहीं है। जनरलाइजेशन भी एक टू और मोर टेबल्स का कॉम्बिनेशन है, तो हैविंग कॉमन एट्रीब्यूट्स टू फॉर्म ए न्यू हायर लेवल रिलेशन, तो कई कॉमन एट्रीब्यूट्स निकल जाएंगे उसमें भी टू और मोर टेबल्स को फॉर्म करने के लिए। अब इसको क्यों करते हैं हम, एसोसिएशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर एंटिटीज व्हाइल मल्टीप्लिसिटी डिफाइंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिलेशनशिप। एसोसिएशन से हम टू और मोर एंटिटीज को बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट कर देंगे और मल्टीप्लिसिटी से हम एलिमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर देंगे, तो इसलिए हमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मिल जाती है डाटा रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, जो कि फॉरेन की से हम क्या करते हैं, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को भी उसके अंदर क्रिएट कर देते हैं या फिर फॉर्म कर देते हैं, तो इसलिए इसके अंदर एसोसिएशन विद मल्टीप्लिसिटी अलाउड है। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाले भी बहुत सारे आते हैं, हमें डायग्राम्स सिंबल्स गिवन होते हैं या डायग्राम्स के, और फिर हमें बताना होता है कौन सा है। वीक एंटिटी का तो अभी हम पढ़ के आए थे, ए का सेकंड, तो ए के सेकंड से दो क्वेश्चन एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन एलिमिनेट हो गए सॉरी, हमारे बी और डी वाला। ठीक है, उसके बाद हमने अब देखो इसमें अब की एट्रीब्यूट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके नीचे अंडरलाइन से, तो बी का वन आ जाएगा, बी का वन सेकंड के साथ सी ऑप्शन में, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। तो दो का भी हमें पता था ना, हमारा ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। तो इसलिए अगर किसी भी बच्चे को डाउट है ना, अगर एक दो चीज बेसिक चीजें भी हमें पता है, तब भी हम हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से, ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं। अगर हम ठंडे दिमाग से करेंगे ना, तो हमें क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन नहीं दे पता है, तब भी हमारे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और टोटल पार्टिसिपेशन और फुल पार्टिसिपेशन भी हमने किया है, तो टोटल पार्टिसिपेशन के लिए मैंने बोला था डबल लाइन, तो ऐसे गिवन होगी, जैसे इसका डी ऑप्शन देखो यहाँ पे गिवन है, तो ये हमारा होता है डबल पार्टिसिपेशन और वो हमारा हो जाएगा पार्शियल पार्टिसिपेशन। ठीक है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स में हमारे डबल सर्कल होते हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट, relational database schema represents the logical design of the database, and second है हमारा current snapshot of a relation only provides the degree of the relation। तो इसके बारे में हमें बताना है कि हमारा गलत है या फिर सही है स्टेटमेंट्स, तो हमें फाइंड आउट करनी है चीजें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है क्योंकि हम लॉजिकल डिजाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा रिलेशनल डाटाबेस के अंदर आ जाता है, लेकिन करंट स्नैपशॉट ऑफ रिलेशन हम डिग्री ऑफ रिलेशन को प्रोवाइड करवाता है, तो ये हमारा गलत है, यह स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। ये स्कीम और इंस्टांस है, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कई बार हम यही भूल जाते हैं कि स्कीम और इंस्टांस क्या होता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में लॉजिकल डिपेंडेंसी और ये स्कीमा इंस्टांस इनके बारे में हमें याद नहीं रहता, हम एसक्यूएल क्वेरीज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि ज्यादा हाई फाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो हम अच्छा टॉपिक्स पढ़ के चले जाते हैं, छोटी छोटी चीजों को क्या कर देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, और फिर इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चंस में हम अपने मार्क्स कटवा देते हैं कि हमसे इतना इजी भी नहीं हुआ। जब हम पूरे डाटाबेस का ओवरऑल डिस्क्रिप्शन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्कीमा, एंड इट इज इंस्टांस की बात करें तो जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर होती है ना, उसके कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं इंस्टांस। और अगर हम
स्कीमा इज सेम फॉर द होल डाटाबेस, सारे के सारे डाटाबेस के लिए स्कीमा पता है सेम रहेगा बिल्कुल। और अगर भाई हम उसकी इंस्टांस की बात करें तो ये एडिशन डिलीशन अपडेशन जैसे जैसे हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे इसके अंदर वो क्या होता रहेगा, इंस्टांस डाटा के लिए चेंज होता रहता है। स्कीमा एकदम से डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली, और इंस्टांस एक सेकंड में चेंज हो सकता है और वो स्कीमा में बहुत टाइम लगता है। बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि हम डाटा को कैसे स्टोर करते हैं डाटाबेस के अंदर, और इंस्टांस होता है कि हम इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करते हैं। स्ट्रक्चर जैसे टेबल का स्ट्रक्चर हो गया वो हमारा स्कीमा के अंदर आ जाएगा कि टेबल का हमें क्या क्या स्ट्रक्चर चाहिए, इसके अंदर हमें 4 कॉलम चाहिए, 6 रो चाहिए, क्या 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 एट्रीब्यूट्स चाहिए, कौन कौन सी एंटिटी चाहिए, ये सारा हम स्कीमा में डिफाइन करेंगे। और उसके अंदर डेफिनेशन जैसे नाम, बच्चों के स्टूडेंट्स के नाम वो करने हैं, फीड करने हैं हमें, उसमें रोल नंबर फीड करने हैं, मार्क्स करने हैं, तो हम उसको इन्फॉर्मेशन को स्टोर करें उसके अंदर, तो वो हमारा आ जाता है इंस्टांस के अंदर। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक सा डिफरेंस रहता है स्कीमा एंड इंस्टांस के अंदर। अब हमारा आ गया फिर से मैच द कॉलम क्वेश्चन। तो हमें गिवन है स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, कोर्स नेम, ठीक है, एक टेबल गिवन है हमारे पास, हमें लिस्ट दे रखी, हमें इसके अंदर बताना है इस पूरे सॉरी इस पूरे क्वेश्चन में पढ़ने के बाद हमारे पास जो जो चीजें गिवन है, प्राइमरी की, कोर्स है, एट्रीब्यूट 3, ये सारी चीजें हैं, तो हमें बताना है कि इसमें डिग्री ऑफ टेबल आर कितनी रहेगी, इसकी कार्डिनलिटी क्या रहेगी, फॉरेन की रिलेशन क्या है स्टूडेंट का, और कोर्स क्या रहेगा। तो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, ये सारी ऊपर जो गिवन डिटेल है ना उसको करके हमें सॉल्व आउट करना है। तो ये सारी चीजें हम करेंगे सॉल्व जब हम एसक्यूएल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो तब मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी इसे। अभी के लिए हम एक बार इसको छोड़ देते हैं क्योंकि अभी चीजें समझ नहीं आएंगी, अभी हमने कार्डिनलिटी भी नहीं पढ़ी क्या होती है, ठीक है, और क्या पूछा है इसमें, फॉरेन की, डिग्री ऑफ टेबल क्या होती है, को स्टूडेंट्स, तो अभी ये चीजें समझ नहीं आएंगी, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट में फिर से रिपीट होगा, तो हम वहां इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद पूछा है कि ए कंपनी इज कंज्यूमिंग पार्ट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, each of the partial part is either manufactured within the company or purchased from the external suppliers or both. For each part, part number, part name is maintained. Attribute batch number is maintained if the consumed part is manufactured in the company. If part is purchased from external supplier, then supplier name is maintained. तो हमें ये बताना है which of the following constraints need to be considered when modeling class subclass concepts in ERD for the given problem. तो इसके अंदर हमें टोटल स्पेशलाइजेशन एंड ओवरलैपिंग कंस्ट्रेंट्स को वेरीफाई करना होगा। सॉरी, फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स को कंसीडर करना पड़ेगा, तो हमारा टोटल स्पेशलाइजेशन आ जाएगा इसमें, और ओवरलैपिंग कंस्ट्रेंट्स, ओवरलैपिंग इसलिए आ जाएगी क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को हम कंबाइन कर देंगे तो वहां पे हमारी कंस्ट्रेंट्स की क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि कंपोजिट एट्रीब्यूट्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, सब पार्ट्स, तो ये तो बिल्कुल गलत है। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हम यूज इसलिए करते हैं ताकि हम उसको आगे सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। तो जैसे डेट ऑफ, जैसे हमारा आ गया डेट ऑफ बर्थ आ गया, ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ को हम कैसे डे, मंथ और ईयर में क्या कर सकते हैं, आगे सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और नेम आ गया, नेम को फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम में कर सकते हैं, तो वो हमारे कंपोजिट एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत है। सेकंड वाली पढ़ते हैं हम, complex attribute is formed by nesting composite attributes and multi-valued attributes in an arbitrary way, ये बिल्कुल सही है। हम complex attributes को हम कैसे मल्टी वैल्यू और आर्बिट्रेरी जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको कंबाइन करके, नेस्टिंग का मतलब होता है एक के अंदर दूसरे को नेस्ट करना, डिवाइड कर, वो मिक्स करना, ठीक है, मर्ज करना, वो हमारा हो जाता है नेस्टिंग। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट हमारी सही है। A derived attribute is an attribute whose values are computed from other attribute. derived value हमारी होती वही है जो हम दूसरे other attribute से क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। ये देखो, सिंपल एट्रीब्यूट्स होते हैं, हम इनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, कंपोजिट को हम आगे फर्दर बहुत पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स वो होते हैं हमारे जिसमें सिर्फ एक ही वैल्यू होती है गिवन एंटिटी के लिए, पूरे एंटिटी सेट के लिए। मल्टी वैल्यू में बहुत मोर देन वन वैल्यू होती है एंटिटी सेट के लिए। डिराइव्ड हम जिनको दूसरे एट्रीब्यूट से ड्राइव करते हैं, कंप्यूट करते हैं। के एट्रीब्यूट हमारे वो होते हैं यूनिकली हम जिसको एंटिटी सेट से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे हमारी प्राइमरी की होती है। उसके बाद हमारा आ गया
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द टू रिलेशन, द प्राइमरी कीज आर अंडरलाइन, आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल फॉरेन कीज फ्रॉम द ऑप्शंस। प्राइमरी की हमारी होती है हम जिससे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक टेबल में बाकी सारी डिटेल्स को। फॉरेन की हमारा हो जाता है कि हम प्राइमरी की वाले टेबल को यूज करके उसके अंदर हमने एक फॉरेन की कंप्लीट वो करिए क्रिएट किया है ताकि हम दूसरे उसमें क्या कर सकें, दूसरी टेबल से उनके दोनों के बीच में प्राइमरी एंड फॉरेन की वाला रिलेशन, रेफरेंस और रेफरेंस्ड, रेफरेंसिंग और रेफरेंस टेबल वाला रिलेशन क्रिएट कर सके। तो इन दोनों में से हमें बताना है, तो इसकी फॉरेन की बनेगी डिड, क्योंकि इन दोनों में जो कॉमन है, जैसे एम्प्लॉय टेबल में ईआईडी प्राइमरी की होगी तो डिपार्टमेंट हमने फॉरेन की वाला टेबल बनाया दूसरा, तो इन दोनों में जो कॉमन हमारा एट्रीब्यूट होगा ना, कॉमन कॉलम होगा, वो हमारी फॉरेन की होगी। तो इन दोनों में कॉमन है डिड, इसलिए डी आई डी डिपार्टमेंट आईडी, तो हमारा कॉमन फॉरेन की वाला टेबल हो जाएगा में जो वो हमारी कॉम्बिनेशन होगा कॉलम्स का, वो लिंक उससे होगा डीआईडी से होगा। ठीक है, ये देखो ये आ गई हमारी प्राइम, ये कीज आ गई हमारी। डीबीएमएस के अंदर हमारी सबसे पहले आती है प्राइमरी की, कि जिसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसके अंदर हमारी कोई भी नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आ जाती है हमारी कैंडिडेट की। कैंडिडेट की हमारी पूरे टप्पल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्राइमरी की को छोड़ के जितनी भी की होती है हमारी अल्टरनेट की होती है। फिर अल्टरनेट की अगर हम दो कॉलम्स को कंबाइन करके किसी चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, टप्पल होता है हमारा वो, फिर हमारी उन दो कॉलम्स को जो कंबाइन करके हमने की बनाई है वो हमारी हो जाती है कैंडिडेट की। मोर देन वन होती है जो, वो कैंडिडेट की होती है। और सुपर की हो जाती है, सुपर की का फॉर्मूला आता है 2 रेज टू पावर एन के माइनस एन माइनस के, सॉरी, के हमारी कैंडिडेट की हो जाती है, एंड हमारी नंबर ऑफ कीज होती है। यह अगर क्वेश्चंस में हम करेंगे तो क्लोजर निकाल के आता है, तो वहां से जितनी सारी कैंडिडेट की होती है वो हमारी सुपर की होती है। ठीक है, और प्राइमरी और कैंडिडेट की भी हमारी सुपर की होती है। लेकिन वहीं अगर उसका अपोजिट कहें कि क्या हमारी सारी की सारी प्राइमरी की कैंडिडेट की हो सकती है, सॉरी कैंडिडेट की क्या हमारे प्राइमरी की हो सकता है, क्या सुपर की हमारी कैंडिडेट की हो सकती है, तो वैसा पॉसिबल नहीं होता। अल्टरनेट की होती है हमारी पूरे टेबल में प्राइमरी की को छोड़ के जितनी भी हमारे कॉलम्स एट्रीब्यूट्स बचते हैं वो सारी की सारी हमारी अल्टरनेट कीज होती है। कंपोजिट की वही होती है, जैसे कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है set of multiple attributes that helps us uniquely identify each tuple present in a table। और artificial की ये हम create करते हैं arbitrary assigned for known as artificial keys के लिए। और foreign की हमारी वही होती है कि a column that creates a relationship between two tables, तो वो हमारी हो जाती है foreign की। ये DBMS में बहुत इंपॉर्टेंट है, कीज पूछी जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें। देखो अब देखो ये दोबारा, अच्छा सॉरी, ड्रॉबैक्स। What are the drawbacks of using file system to store data? Data inconsistency, ये सेम ही आ गया बिल्कुल, तो सारे के सारे ऑप्शन हो जाएंगे इसके। अभी हम कर क्या थे, देखो 2015 14 या 15 का क्वेश्चन 23 में बिल्कुल एज इट इज रिपीट हो रखा है सेम। जो बच्चे बोलते हैं ना पीवाईक्यू से क्या फायदा होता है, तो देख लो प्रूफ, हमें एज इट इज क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। अब इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग डाटाबेस टेबल हैव ए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, तो ए में तो होता ही होता है, थर्ड वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। रिलेशनल डाटाबेस तो कॉलम टेबल्स और वो वाला होता है, तो सी को अगर हम एलिमिनेट करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा ए एंड बी, हियरार्चिकल एंड नेटवर्क डाटाबेस। ये भी हम अभी पढ़ के आए थे, तो वहां से हमारा सोल्व हो जाएगा। उसके बाद बोला है हमें एक ईआर डायग्राम गिवन है बेसिक रिलेशन मॉडल का, तो उसमें से हमें क्या करेक्ट है उससे रिलेटेड। एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी कैन हैव मोर देन वन वैल्यू, तो एट्रीब्यूट एंटिटी की तो हो सकती है मोर देन वन वैल्यू, अभी हम पढ़ के आए हैं कंपोजिट की जैसे। तो एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी कैन बी कंपोजिट, ऑफ कोर्स इसकी डेफिनेशन ही है जो हमने फर्स्ट में लिखी हुई है, हमने इनकरेक्ट बतानी है, करेक्ट नहीं बतानी, ध्यान से करना क्वेश्चन को अटेम्प्ट। In a row of relational table, an attribute can have more than one value। अब इसने बोला है कि अभी तक तो हम सिंपल, उसने ये नहीं बताया था कि हमारा कौन सा टेबल है कौन सा, लेकिन इसने बोला है कि रिलेशनल टेबल में, रो ऑफ रिलेशनल टेबल, एक रो के अंदर बोला उसने, तो एक रो के अंदर एक एट्रीब्यूट की मोर देन वन वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये देखो फोर्थ लिखा है ए इन ए रो ऑफ ए रिलेशनल टेबल एन एट्रीब्यूट कैन हैव एग्जैक्टली वन वैल्यू। एट्रीब्यूट की वैल्यू मोर देन वन हो सकती है, लेकिन एक रो के अंदर नहीं पॉसिबल, है एक रो के अंदर एक ही वैल्यू रहेगी, तो इसलिए मोर देन वन वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। वहां से हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो आज के क्वेश्चंस हमारे यहीं तक थे।
अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इससे मोटिवेशन भी मिलता है बहुत ज्यादा और कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक करें पीवाईक्यू सीरीज वाली। हम ये 3rd यूनिट कर रहे हैं। मिसलेनियस क्वेश्चंस की मैंने एक एक वीडियोस अपलोड करनी छोड़ रखी है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की भी नहीं करी अभी और डाक की भी नहीं करी, वो मैं करूंगी। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मिसलेनियस है और वो कभी कभी आ भी जाते हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ अभी कि एक साथ एक वीडियो में डाल दूँ सारे, या फिर एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो बनाओ मिसलेनियस क्वेश्चंस को लेके, इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो जब तक अगर हमने बाकी यूनिट्स का बेसिक या फिर कुछ टॉपिक्स भी कवर अप कर रखे हैं तो उनके पीवाईक्यू सीरीज की वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ आपके लिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अपने कंटेंट को क्वेश्चंस के साथ रिलेट कर सको और अपने जितने भी टॉपिक्स आपने अभी तक कवर किया है उनको रिवाइज कर सको। जब तक बार बार रिवाइज नहीं करोगे, क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करोगे, टेस्ट सीरीज या फिर मॉक टेस्ट नहीं दोगे ना, तब तक पेपर में बैठने से पहले ऐसे डर ही बना रहेगा। तो इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करो अपनी, और हम मिलते हैं कल हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आप सभी का सपोर्ट मिलता रहेगा तभी हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट अपलोड करेंगे ना, और फिर आपको भी बेनिफिट मिलेगा। सारा का सारा एक ही जगह पे सारा कंटेंट मिल रहा है, कहीं भागना भी नहीं पड़ेगा इधर उधर। बहुत सारे टीचर्स हैं कि एक दो टॉपिक करवाते हैं ताकि बच्चे अट्रैक्ट हो सके और फिर हमारा पेड जो भी अपना वो होता है उसको क्या कर सके, सेल कर सके। तो उस चीज की मसूरी नहीं करनी होती ना, इसलिए मैं सारा कंटेंट लेके आ रही हूँ फर्स्ट टू लास्ट। पीवाईक्यू सीरीज के बाद अगर हमारे पास टाइम बचता है हर एक यूनिट का करने के बाद, तो हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं हमारे डायरेक्ट नेट में आते हैं, तो हर एक यूनिट के वो भी कवर करेंगे। तो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के तो मोस्टली करवा ही दिए हैं, तो आप जाके चेक कर लेना। हम पेपर 1 के पीवाईक्यू सीरीज भी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे जैसे पेपर 2 की कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे। आज की वीडियो हमारी यहाँ तक थी, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे। हैव ए नाइस डे।